नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर इस समय लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। 7 चरणों में होने वाला ये महापर्व अब तक अपने 5 चरण पूरे कर चुका है। 5 चरणों का मतदान पूरा हो जाने के बाद अब इस महापर्व के सिर्फ 2 चरण ही बाकी रह गए हैं, यानी अधिकतर सीटों पर मतदान हो चुका है। यही कारण है कि अब राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कयास भी लगाए जाने लगे हैं। एक और सत्ता पक्ष भाजपा है, जो अब की बार 400 पार से तो पार पा चुकी है, यानी कि 3 चरणों के बाद ही बीजेपी व पीएम मोदी को यह मालूम पड़ चुका है कि ये जो 400 पार का ख्वाब है वो इस चुनाव के बाद भी ख्वाब ही रहने वाला है। इसलिए बीच चुनाव में ही बीजेपी व पीएम मोदी ने अपना लक्ष्य 400 पार की जगह फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना लिया है। अब बीजेपी यही कहती फिर रही है कि इस बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी भाजपा बीच चुनाव में ही 400 पार के ख्वाब से अब 272 के लक्ष्य पर आकर टिक गई है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हुआ विपक्ष है, जो बीजेपी को 272 पार भी नहीं रुकने देना चाह रहा है और बीजेपी को पूरी तरह से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में जुटा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल ये कहते फिर रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सत्ता से विदाई हो रही है। फिलहाल तो ये सब सिर्फ कयास हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की चुनावी जनसभाओं व रैलियों में लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है और विपक्षी नेताओं के भाषणों में वो कॉन्फिडेंस और उत्साह नजर आ रहा है, उससे ये तो लग रहा है कि इस बार कुछ तो खेला होने वाला है। और जाहिर है कि खेला होने में अगर घाटा किसी का है तो वो बीजेपी का, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी का ही है। वैसे तो सरकार बनने के लिए 272 लोकसभा सीटों का आंकड़ा छूना होता है। हालांकि भारत में जिस तरह से 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला है, इसे एक और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन है। ऐसे में अगर इंडिया या एनडीए में से किसी भी गठबंधन के सदस्यों को मिलाकर 272 का आंकड़ा पहुंच जाता है तो वो अपनी सरकार बनाने का दावा कर सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में सिर्फ 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अगर इस चुनाव में 120 या 125 तक भी पहुंचती है तो भले ही वो खुद बहुमत के आंकड़े से काफी दूर हो, लेकिन देश की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल जरूर ला लेगी। और अगर कांग्रेस 100 या 90 तक भी रहती है तो भी बीजेपी 272 के आंकड़े से नीचे आ जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने, कांग्रेस के 90 या 100 सीटें लाते ही बीजेपी 272 के बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाएगी। उसके बाद भले सरकार एनडीए गठबंधन की बने, लेकिन वो सरकार वैसी नहीं होगी जैसी 2014 और 2019 में रही। साथ ही नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। जी हाँ, ये सच है कि अगर भाजपा 272 से ज्यादा नीचे आ गई तो ये पक्का है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी ही बैठेंगे। साथ ही अगर कांग्रेस 90 से 100 तक सीटें जीत लेती है तो भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुमत से नीचे आ जाएगी। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि क्या है पूरा माजरा। दरअसल 125 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और सरकार बना सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के पास मौजूदा वक्त में कई सहयोगी हैं, जबकि दूसरी ओर भाजपा के साथ एक बार हालात 2014 और 19 से इतर हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में भाजपा के साथ शिवसेना पूरी ताकत से नहीं है। माने शिवसेना में टूट के बाद इसका एक धड़ा ही बीजेपी के साथ है, वो भी शिंदे गुट। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल भी इस बार बीजेपी के साथ नहीं है और ना ही एआईएडीएमके। वहीं बीजेडी भी बीजेपी से नाराज है और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने भी बीजेपी से दूरी बना ली है, क्योंकि टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं पुराने इतिहास को देखें तो ये प्रतीत होता है कि अगर कोई दल 150 के करीब सीटें जीतता है तो वो सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व कर सकता है। दूर ना जाकर अगर हम 2004 के ही लोकसभा चुनाव को देखें तो इस चुनाव में अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी को यहां 138 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को भाजपा से सिर्फ 7 अधिक सीटें यानी कि 145 सीटें पर जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यूपीए की सरकार बना ली थी। ऐसे में इस बार भी अगर कांग्रेस 125 से 130 के आसपास पहुंच जाती है या कहीं 150 तक पहुंच गई तो सत्ता परिवर्तन निश्चित है। हालांकि भाजपा की दृष्टि से यह बिल्कुल असंभव है, लेकिन अगर कांग्रेस कहीं 90 से 100 के आंकड़े तक भी पहुंच गई तो भी देश की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है और भाजपा भी 272 के पूर्ण बहुमत से नीचे खिसक जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा को 2014 में यहां 282 सीटें हासिल हुई थी। वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर के 303 पर पहुंच गया था। ऐसे
ऐसे में अब 370 और 400 पार की उम्मीदें पाले बैठी बीजेपी के लिए ये तभी संभव हो सकता है जब वो क्षेत्रीय दलों की सीटों में भी कटौती करे और उन पर हावी हो, क्योंकि बीजेपी की सीटें तभी बढ़ेंगी जब वो एनसीपी, शिवसेना, आप, टीएमसी, बीआरएस, बीजेडी, डीएमके और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस जैसे गैर कांग्रेस दलों की सीटों को अपने पास मिलाए, क्योंकि कांग्रेस के पास तो अब हारने को कुछ खास नहीं बचा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के पास सिर्फ 52 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में इस बार जब कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है और इस चुनाव में कोई लहर भी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो कांग्रेस की सीटों में तो अब कटौती होने की कोई संभावना है नहीं। इसीलिए बीजेपी की सीटें तो बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब वो इन क्षेत्रीय पार्टियों की सीटों में बड़ी सेंधमारी करे। इसलिए कांग्रेस को अब भाजपा के हाथ तो लगभग कुछ नहीं गंवाना है। वहीं कांग्रेस के साथ हालात बिल्कुल उलट है, क्योंकि कांग्रेस उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अधिकतर सीटें हार ही चुकी है। इनमें से कई राज्यों में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप ही कर लिया था। राज्यवार देखें तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर के पश्चिम और दक्षिण की ओर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तक में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इन सभी ही राज्यों में बीजेपी की आंधी चली थी, जो कि अब इस चुनाव में नहीं दिख रही है, जिससे कि जाहिर है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में अधिकांश सीटें केरल, तमिलनाडु और पंजाब जैसे राज्यों में ही मिली थी। तो वहीं बीजेपी के लिए दक्षिण का किला भेदना अब भी मुश्किल ही बना हुआ है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने जिस कर्नाटक में 28 में से 25 सीटों पर भगवा लहराया था, इस बार उसे कर्नाटक में 10 में से 15 सीटों का भारी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में एक और कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पास से बहुत कुछ जाता दिखाई दे रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि भाजपा को सत्ता से दूर तभी रखा जा सकता है जब कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस की सीटें बढ़ें। यानी साफ है कि कांग्रेस की जितनी सीटें बढ़ेंगी, भाजपा को उतनी ही सीटों का नुकसान होगा। अब अगर मान लें कि कांग्रेस 125 से 130 सीटें जीतेगी, तो जाहिर है कि बीजेपी के 303 में से इतनी ही सीटें घटा दी जाएं। परिणाम खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। अगर कांग्रेस 100 या उसके करीब पहुंचती है, तो भाजपा 200 से नीचे आ जाएगी और ऐसे में इसे बची हुई सीटों के लिए अन्य दलों का साथ मिलना इस बार काफी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस को 272 सीटें नहीं, बल्कि अगर 90 से 100 सीटें भी उसको मिल गई, तो भाजपा बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की 52 से 90 से 100 सीटें होने का मतलब है कि उसकी 45 से 50 सीटें बढ़ना है और बीजेपी को 303 में से भी इतनी सीटें घटना है। इसके साथ ही वो 272 के आंकड़े से नीचे आ जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। बेशक ऐसी परिस्थितियों में एक तर्क भी दिया जा सकता है कि ऐसी परिस्थिति आने पर बीजेपी को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र में गैर कांग्रेसी दलों के फायदा मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस बार बीजेपी को उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तेजस्वी यादव से कड़ा मुकाबला भी मिल रहा है, जो उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। कांग्रेस की 30 सीटें बढ़ने पर भी बीजेपी 272 से नीचे आ जाएगी। मतलब कांग्रेस को मिली 70 से ज्यादा एक सीट राष्ट्रीय राजनीति के संतुलन को बदल सकती है। बेशक कांग्रेस के लिए ये इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि उसके सामने बीजेपी की एक मजबूत चुनौती है और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को बड़े घाटे से शुरुआत करनी है। हालांकि इस बार जिस तरह का माहौल बना है और इंडिया गठबंधन के तले विपक्ष के एकजुट होने से गठबंधन को जो समर्थन मिल रहा है, उससे संभावना है कि कांग्रेस इस बार अपनी सीटों में अच्छी खासी बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही कर्नाटक और तेलंगाना जैसे जिन राज्यों में कांग्रेस खुद सत्ता में है, वहां वो अपनी सीटों में अच्छी बढ़त करेगी। इसके इतर राजस्थान में कांग्रेस को 5 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा जहां इस बार वो किसी गठबंधन में शामिल है, तो उसकी सीटें बढ़ सकती हैं और इससे उत्तर प्रदेश से भी पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। इस बार महाराष्ट्र से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को काफी उम्मीदें हैं, जबकि बिहार में भाजपा का सहयोगी कमजोर पड़ गया है और कांग्रेस ये मान रही है कि उसके तेजस्वी और ज्यादा मजबूत हैं। झारखंड में भी कांग्रेस को हेमंत सोरेन की सिंपैथी का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के बढ़ने की उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ वो आम आदमी पार्टी के साथ है और हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में भी है। साफ है कि इन समीकरणों को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए 90 से 100 का आंकड़ा पाना तो कोई मुश्किल चीज नहीं होगा। हाँ, अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस वाकई में 125 से 130 के आंकड़े तक पहुंच पाती है, क्योंकि अगर कांग्रेस 125 से 130 तक जा है तो सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस 80 से 90 तक भी जाती है, तो भी देश की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल आना तय है, क्योंकि बीजेपी 272 के आंकड़े से नीचे आ जाएगी और ऐसी परिस्थिति में मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल क्या होगा, ये तो 4 जून के चुनावों के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।